आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी गिरफ्तारी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रेसिडेंट मिराल फोर्स और उनकी साथिन की गिरफ्तारी की जो योजना बन चुकी थी, उसके असफल होने की कोई संभावना नहीं थी। अलाजान के बंदरगाह पर पहरा बैठा देने के लिए डॉक्टर जवाला खुद पहुंच गए थे। स्वतंत्र देशभक्त वरास पर भरोसा किया जाता था कि वो कुरालियों के मोर्चे को संभाल लेगा, और कुरालियों के चारों ओर के प्रदेश की जिम्मेदारी खुद गुडविन ने अपने ऊपर ले ली थी। सत्ता हड़प लेने की महत्वाकांक्षा रखने वाले विरोधी राजनैतिक दल के कुछ इने गिने विश्वस्त सदस्यों के सिवाय प्रेसिडेंट के भागने की खबर समुद्र किनारे के शहरों में किसी को भी नहीं थी। जवाला के साथियों ने सनमाटियों से बंदरगाह तक आने वाली तार की लाइन को पहाड़ियों के बीच काट दिया था। इसकी मरम्मत हो सकने से पहले और राजधानी से प्रेसिडेंट के भागने के समाचार किनारे के शहरों तक पहुंचने से बहुत पहले ही वो पलायनशील जोड़ी किनारे तक पहुंच जाती और उनकी गिरफ्तारी या बचाव का प्रश्न हल हो जाता। कोरालियों की दोनों दिशाओं में समुद्र के किनारे किनारे एक एक मील तक गुडविन ने हथियारबंद संतरियों का पहरा बिठा दिया। उन्हें रात भर सतर्कता से देखभाल करने का आदेश दिया गया, जिससे मिराल फोर्स छिपकर किसी छोटी मोटी डोगी से भागने की कोशिश न कर सके। कुरालियों की गलियों में सिपाहियों के अनेक दस्ते घूम रहे थे, ताकि भागा हुआ अफसर यदि वहां दिखाई दे तो पकड़ा जा सके। गुडविन को पूरा विश्वास था कि जाब्ते की कोई कार्यवाही अधूरी नहीं छोड़ी गई है। बाब अंगलहार्ट द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से निभाने के लिए वो खुद भी उन प्रभावशाली नामधारी सड़कों पर गश्त लगा रहा था, जो असल में घास बढ़ी हुई तंग गलियों के अलावा और कुछ भी नहीं थीं। शहर में रात की रंगरेलियां आरंभ हो चुकी थीं। सफेद जीन के कपड़े पहने, भड़कीली नेकटाइयां बांधे और हाथ में बैत की छड़ियां घुमाते हुए कई आराम पसंद छैले अपनी लैलाओं की तलाश में निकल पड़े थे। संगीत की आराधना करने वाले कई कलाप्रेमी बाजों से उलझ रहे थे या दरवाजों में खड़े खड़े गिटार की टांग तोड़ रहे थे। बड़े बड़े चटाई के हैट पहने, अपनी लंबी बंदूकों को हाथ में भाले की तरह घुमाते, बिना जूते और बिना कोट पहने कुछ सिपाही इधर उधर घूम रहे थे। झाड़ियों में बड़े बड़े मेंढक कर्कश स्वर में टर्रा रहे थे। इससे कुछ आगे, जहां जंगल की सीमा पर पहुंचकर गलियां समाप्त हो जाती थीं, लुटेरे लंगूरों की चीखें और नदी के खड्डों में पड़े हुए मगरों की खखार जंगल की नीरवता भंग कर रही थी। 10 बजे तक सड़कें सुनसान हो गईं। चौराहों पर जलते हुए तेल के मंद प्रकाश वाली दियों को म्यूनिसिपैलिटी के किसी कंजूस नौकर ने बुझा दिया था। अपना हरण करने वाले डाकुओं की गोद में आराम से सोए हुए किसी बालक की तरह कोरालियो शहर एक ओर ऊंचे पहाड़ों और दूसरी ओर लहराते समुद्र के बीच नींद में बेसुध पड़ा था। उस अंधकार के गर्त में कहीं वो महान साहसी अपनी साथिन के साथ मंजिल तक पहुंचने को आगे बढ़ रहा होगा। शायद अब तक वो हरे भरे मैदानों की गहराई में पहुंच चुका होगा। आंख मिचौनी का ये खेल अब जल्द ही समाप्त होने वाला था। अपनी सधी हुई चाल से गुडविन उस पड़ाव तक पहुंचा जहां कोरालियों के हिस्से में आया हुआ अंचूरिया की सेना का दल पांव पसारे बेखबर सो रहा था। 9 बजे बाद किसी भी नागरिक को लड़ाई के उस किले के इतने नजदीक जाने की आज्ञा नहीं थी, परंतु ऐसे छोटे मोटे कानूनों को गुडविन अक्सर भूल जाता था। अपनी भारी बंदूक से कुश्ती सी लड़ते हुए संतरी ने पुकारा, कौन है? मुंह फेरे बिना ही गुडविन गुर्राया,
अमेरिकन। और बिना रुके आगे बढ़ गया। वो दाईं ओर मुड़ा और फिर बाएं हाथ की गली से चलकर नेशनल प्लाजा नामक चौराहे पर पहुंच गया। गिरजे वाली गली से कुछ ही कदम दूर वो यकायक रुक गया। काले कपड़े पहने और हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस उठाए किसी लंबे मनुष्य को उसने सड़क पार करके समुद्र तट की ओर जाते देखा। जरा ध्यान से देखते ही गुडविन को उस मनुष्य की कोहनी से सटी हुई एक स्त्री भी दिखलाई दी, जिस मौन पलायन में अपने साथी की मदद नहीं तो कम से कम आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हुई प्रतीत होती थी। ये दोनों कोरालियों के निवासी तो नहीं लगते थे। कुछ तेज चाल से गुडविन ने उनका पीछा किया, जिसमें किसी जासूस के हृदय को प्रिय कलापूर्ण हथकंडों का संपूर्ण अभाव था। ये अमेरिकन इतना तगड़ा था कि उसके हृदय में जासूस का सहज ज्ञान उठ ही नहीं सकता था। वो तो अंचूरिया की प्रजा का प्रतिनिधि मात्र था, और यदि कुछ राजनीतिक कारण न होते तो वो उसी समय अपना रुपया मांग लेता। उसके दल की योजना थी कि उड़ाए हुए धन को बचाकर उसे देश के खजाने में लौटाया जाए और बिना रक्तपात या संघर्ष के अपने को सत्ताधीश घोषित कर लिया जाए। एक्सट्रांजरो होटल के सामने वे दोनों रुके और उस आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसके रंग ढंग से ऐसा प्रतीत होता था कि उसे हुक्म अदूली सहन करने की आदत नहीं है। मकान मालकिन के उत्तर देने में कुछ देर हुई, लेकिन अंत में रोशनी दिखाई दी। दरवाज़ा खुला और आगंतुकों ने भीतर प्रवेश किया। उस नीरव सड़क पर खड़े हुए गुडविन ने एक और सिगार सुलगाई। कुछ ही क्षणों बाद मकान के 2 मंजिले की खिड़कियों से हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया और गुडविन ने सोचा, इन्होंने कमरा किराए पर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक उनके भागने का इंतजाम नहीं हुआ है। इतने में स्टेबान डेलगाडो नामक एक नाई वहां आया, जो वर्तमान सरकार का कट्टर दुश्मन था और किसी भी प्रकार के गतिरोध का मुकाबला करने को सदा तत्पर रहता था। इस नाई की गणना कोरालियों के सबसे विचित्र व्यक्तियों में की जाती थी और वो अक्सर रात को 11-12 बजे तक सड़क पर भटकता रहता था। वो स्वतंत्र पक्ष का सदस्य था और उसने गुडविन का बराबरी के भाईचारे के महत्व से अभिवादन किया। वो कुछ जरूरी बात बताना चाहता था। षड्यंत्रकारियों की प्रचलित आवाज में उसने कहा, फ्रैंक गुडविन, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने आज शाम को इस देश के प्रेसिडेंट की दाढ़ी बनाई है। सोचो तो, उन्होंने मुझे बुलाया। अंधेरे में एक बुढ़िया के छोटे से मकान में वे मेरी राह देख रहे थे। मां की कसम, इस देश के प्रेसिडेंट और वे यह चोरी से काम करें? मेरा ख्याल है कि वे ये चाहते हैं कि उन्हें कोई पहचाने नहीं। पर किसी आदमी की दाढ़ी बनाते हुए भी उसका चेहरा ना दिखाई दे, ये कैसे संभव है? उन्होंने मुझे एक अशर्फी इनाम दी और जबान बंद रखने को कहा। गरज के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। गुडविन ने पूछा, तूने इससे पहले प्रेसिडेंट मिराल फोर्स को कभी देखा था? स्टेबान बोला, सिर्फ एक बार। उनके बहुत घनी और काली दाढ़ी मूछें हैं। जब तुम दाढ़ी बना रहे थे तब वहां और भी कोई मौजूद था? हाँ, एक बुढ़िया नौकरानी थी और एक सुंदरी। हाय राम, मैं कैसे बताऊं कि वो कितनी सुंदर थी। गुडविन बोला, अच्छा ही हुआ स्टेबान जो तुमने ये खबर मुझे सुना दी। तुम्हारी इस सेवा को नए राज्यकर्ता हमेशा याद रखेंगे। संक्षेप में उसने नाई को देश की वर्तमान परिस्थिति से परिचित करा दिया और उसे वहीं खड़े होकर होटल के दोनों ओर के दरवाजों पर नजर रखने का आदेश दिया, ताकि कोई भी व्यक्ति खिड़की से निकलकर भाग न जाए। गुडविन खुद होटल के दरवाजे पर पहुंचा और उसे धकेलकर अंदर घुस गया। होटल की मालकिन अपने मेहमानों के आराम का प्रबंध करके अभी नीचे उतरी थी। ताक पर मोमबत्ती जल रही थी। अपने आराम में पड़े हुए खलल की सांत्वना के रूप में वो शराब का एक छोटा सा पैग पीने की तैयारी में थी। इस तीसरे आगंतुक की ओर बिना किसी आश्चर्य या डर के देखती हुई वो बोली, आहा, महाशय गुडविन आए हैं। मेरे गरीब खाने को तो इज्जत कभी कभी ही मिलती है। गुडविन ने अपनी अनन्य मुस्कान चेहरे पर लाकर कहा, मुझे बहुत अक्सर आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि उत्तर में बेलीज और दक्षिण में रियो के दरमियान तुम्हारी शराब का कहीं मुकाबला नहीं है। अम्मा, जल्दी से बोतल निकालो। हाथ कंगन को आरसी क्या? बुढ़िया गर्व से बोली, वाकई शराब तो मेरी लाजवाब है। और क्यों ना हो, केले के झुरमुटों में सुनसान अंधेरी जगहों पर खूबसूरत बोतलों में तो वो पैदा होती है। और महाशय, नाविक लोग तो इसे रात में ही ला सकते हैं और आप पिछवाड़े दरवाजे पर
उसका स्वागत भी दिन उगने से पहले ही कर सकते हैं। महाशय गुडविन, अच्छी शराब बड़े नाज और नखरों से मिलती है। कोरालियों में व्यापारिक स्पर्धा के बजाय तस्कर व्यापार पर ही लोगों की अधिक श्रद्धा थी। जब इस काम में सफलता प्राप्त हो जाती थी तो लोग इसका जिक्र बड़े काइयापन और अभिमान से करते थे। चांदी का एक खनखनाता डॉलर गल्ले पर रखते हुए गुडविन बोला, आज रात को तो तुम्हारे यहां कई मेहमान आए हैं। रेजगारी गिनती हुई बुढ़िया बोली, हाँ, दो। एक सरदार जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं और एक सुंदरी जिसके रूप का क्या वर्णन करूं। उनकी कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं थी, इसलिए वे अपने कमरों में चले गए। उन्होंने 2 कमरे किराए लिए हैं, नंबर 9 और नंबर 10। गुडविन बोला, दरअसल मैं इन दोनों की राह देख रहा था। मुझे उनसे बहुत ही जरूरी बातें करनी हैं। क्या तुम मुझे उनसे मिलने की इजाजत दोगी? संतोष की सांस लेते हुए बुढ़िया बोली, क्यों नहीं, इसमें हर्ज ही क्या है। सीधे ऊपर चले जाइए, कमरा नंबर 9 और 10। गुडविन ने अपने कोट की जेब में पड़ी हुई अमेरिकन पिस्तौल को संभाला और खड़े जीने पर अंधेरे में ऊपर चढ़ा। ऊपर बरामदे में लालटेन के पीले प्रकाश में उसने दरवाजों पर लिखे नंबरों को पढ़ा। 9 नंबर के कमरे का दरवाजा उसने धीरे से खोला और अंदर घुसकर उसे बंद कर दिया। इस दरिद्र कमरे में टेबल के सामने बैठी हुई रूपसी ही यदि इजाबेला गिलबर्ट हो तो ये कहना पड़ेगा कि उसके रूप की अफवाहों ने उसके साथ न्याय नहीं किया। वो एक हाथ पर सिर टिकाए बैठी थी। उसके शरीर की हर रेखा से अत्यंत थकान की उदासी झलक रही थी और उसके चेहरे पर व्याकुलता छाई हुई थी। उसकी आंखों की पुतलियां भूरी थीं और उसकी आंखें दुनिया की प्रसिद्ध सौंदर्य सम्राज्ञियों के ढांचे में ढली हुई प्रतीत होती थी। पुतलियों के ऊपर की स्वच्छ और उज्ज्वल चमक स्वप्निल तिरछी पलकों से ढकी हुई थी और पुतलियों के नीचे बर्फीली सफेदी की एक रेखा दिखाई दे रही थी। इन आंखों में कुलीनता, ओज और यदि आप कल्पना कर सकें तो एक उदात्त स्वार्थ के दर्शन हो रहे थे। उस अमेरिकन के प्रवेश करते ही उसने विस्मित और प्रश्नसूचक पर निडर दृष्टि से ऊपर देखा। गुडविन ने अपना हैट उतारा और अपनी अनन्य सदी हुई बेतकल्लुफी से टेबल के कोने पर जा बैठा। उसकी उंगलियों में सुलगती हुई सिगार थी। उसने ये अनौपचारिक ढंग इसलिए अपनाया कि वो जानता था कि मिस गिलबर्ट के सामने किसी प्रकार की भूमिका बांधने की जरूरत नहीं। वो उसके पूर्व इतिहास से परिचित था और उसमें परंपरा का क्या हिस्सा था ये भी जानता था। वो बोला, श्रीमती जी नमस्ते, हमें एकदम मुद्दे की बात पर आ जाना चाहिए। आप देखेंगी कि मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता, पर बगल वाले कमरे में कौन है और उसके सूटकेस में क्या भरा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरे यहां आने का कारण भी यही है। मैं समर्पण की शर्तों का आदेश देने आया हूं। महिला न हिली न डुली और न उसने उसकी बातों का कोई जवाब ही दिया। वो एकटक गुडविन के हाथ की सिगार को घूरती रही। टेबल पर बैठा हुआ तानाशाह अपने हिलते पांव के सांभर के चमड़े के जूतों को ताकता हुआ बोला, मैं जनता के एक बड़े बहुमत की ओर से बोल रहा हूं और उन्हीं का जो धन चुराया गया है उसे वापस मांगता हूं। इससे अधिक हमारी कोई शर्त नहीं और हमारी मांगें बिल्कुल आसान हैं। जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैं वादा करता हूं कि उन मांगों के पूरा होने पर आपके मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली जाएगी। रुपया दे दीजिए और आपके साथी जहां चाहे जा सकते हैं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप जिस किसी जहाज से जाना चाहें आपकी यात्रा का प्रबंध करवा देने में पूरी सहायता की जाएगी। व्यक्तिगत रूप से मैं 10 नंबर के कमरे वाले महाशय की नारी सौंदर्य परख के लिए तारीफ करूंगा। सिगार को मुंह में लगाते हुए गुडविन ने देखा कि उसकी आंखें भी सिगार के साथ ही ऊपर उठकर सिगार पर ही केंद्रित हो गई हैं। स्पष्ट था कि उसकी कही हुई एक भी बात उसने नहीं सुनी थी। वो अब समझ गया और उसने सिगार खिड़की से बाहर फेंक दी। दिलचस्पी से हंसता हुआ वो टेबल के कोने से उठ खड़ा हुआ। रमणी बोली, हाँ, अब बेहतर है। अब आपकी बातें सुनना संभव है। तहजीब का दूसरा तकाजा ये है कि आप मुझे बताएं कि मैं किसके द्वारा अपमानित हो रही हूं। एक हाथ से टेबल का सहारा लेते हुए गुडविन बोला, मुझे दुख है कि मेरे पास समय इतना कम है कि उसे मैं तहजीब का सबक सीखने में नष्ट नहीं कर सकता। देखिए, मैं फिर एक बार आपसे समझदारी से काम लेने की प्रार्थना करता हूं। जीवन में कई बार आपने ये प्रमाणित किया है कि आप अपने भले बुरे को अच्छी तरह समझती हैं। आपकी इस सहज प्रतिभा से लाभ उठाने का
ये बहुत अच्छा मौका है। इसमें कोई भेद की बात नहीं है। मेरा नाम फ्रैंक गुडविन है और मैं रुपया लेने आया हूं। ये तो मैं संयोग से इस कमरे में आ गया। अगर बराबर वाले कमरे में गया होता तो रुपया अब तक मुझे मिल भी जाता। आप और स्पष्ट शब्दों में सुनना चाहते हैं? 10 नंबर वाले महाशय ने बड़ा भारी विश्वासघात किया है। उन्होंने जनता का बहुत सा रुपया गबन किया है, पर मैं उसे बचाऊंगा। वे महाशय कौन है इससे मुझे मतलब नहीं, परंतु उनसे जबरदस्ती मिलने की अगर आवश्यकता पड़ी, जिसमें ये प्रमाणित हुआ कि वे राज्य के एक ऊंचे पदाधिकारी हैं, तो उन्हें हिरासत में लेना मेरा कर्तव्य हो जाएगा। मकान चारों तरफ से घिरा हुआ है। मैंने आपके सामने बड़ी उदार शर्तें रखी हैं। ये भी जरूरी नहीं कि मैं बराबर के कमरे वाले महाशय से रूबरू बातें करूं। रुपयों का सूटकेस आप मुझे ला दीजिए और मामला यहीं समाप्त हो जाएगा। महिला अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और कुछ क्षणों के लिए गहरे चिंतन में डूबी रही। तुरंत ही वो बोली, आप क्या यहीं रहते हैं मिस्टर गुडविन? जी हां। क्या मैं जान सकती हूं कि ये अनधिकार चेष्टा आप किस हैसियत से कर रहे हैं? मैं जनता की सरकार का प्रतिनिधि हूं। 10 नंबर वाले महाशय की गतिविधियों की सूचना मुझे तार से मिल चुकी है। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूं? मेरा अंदाज है कि आप ईमानदार तो हैं पर डरपोक नहीं। इसे क्या कहते हैं आप? कोरालियो। ये किस तरह का शहर है? गुडविन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शहर तो कुछ खास नहीं, छोटा सा कस्बा है। केले की पैदावार होती है। पूरे शहर में 2 मंजिले मकान 5-7 ही होंगे। बाकी सब फूस के झोपड़े हैं। जगह की बहुत तंगी है। आबादी यही वर्ण संकर स्पेनिश, लाल आदिवासी और कुछ खानाबदोश गडरिये। कहने सुनने लायक कोई सड़क नहीं और ना कोई मनोरंजन का साधन। नैतिक बंधन अत्यंत शिथिल। बस यही शहर का रेखाचित्र है। तो फिर लोगों का यहां रहने का व्यापारिक या सामाजिक आकर्षण क्या है? मुस्कुराते हुए गुडविन बोला, इनकी कमी नहीं। चाय पार्टियां नहीं, बड़े बड़े स्टोर नहीं और अमेरिका के साथ फरार अभियुक्तों को वापस कर देने की संधि नहीं। जैसे अपने आप से बातें कर रही हो, कुछ चिड़चिड़ाहट से महिला बोली, उन्होंने तो मुझसे कहा था कि समुद्र तट के ये शहर बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण है, जिनमें संभ्रांत समाज की काफी आबादी है, विशेष तौर से संस्कृत अमेरिकनों की बस्ती। उसके सामने विस्मित होकर देखता हुआ गुडविन बोला, अमेरिकनों की बस्ती यहां है जरूर, जिनमें कुछ अच्छे भी हैं, पर अधिकांश तो कानून के शिकंजे से बचकर भागे हुए लोग हैं। कुछ को तो मैं जानता भी हूं। 2 देश निर्वासित प्रेसिडेंट हैं बैंकों के, एक शंकास्पद आचरण का फौजी खजांची है, 2-4 खूनी और एक विधवा है जिसके संबंध में शंका का कारण संख्या था। इनके अलावा मैं हूं, लेकिन मैंने अभी तक इन सब की बराबरी करने योग्य कोई अपराध नहीं किया है। महिला रुखाई से बोली, उम्मीद रखिए, इस समय का आपका बर्ताव ही ऐसा है कि अब अधिक समय तक आप अप्रसिद्ध नहीं रहेंगे। मुझे ठीक तो नहीं मालूम, पर कहीं न कहीं बड़ी भारी गलतफहमी हो गई है। जहां तक उन्हें जगाने का सवाल है, मैं आज रात को तो इसकी इजाजत नहीं दूंगी। सफर से वे बहुत थक गए हैं और अभी अभी सोए हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले। आप रुपयों के गबन की बात कर रहे थे, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जरूर कोई गलती हो रही है, लेकिन मैं अभी आपका भ्रम दूर कर दूंगी। आप 1 मिनट यहीं ठहरे, मैं अभी वो सूटकेस आपको दिखा देती हूं जिसे पाने को आप इतने लालायित हैं। दोनों कमरों के बीच वाले बंद दरवाजे की ओर बढ़कर वो रुक गई। गुडविन की ओर एक गंभीर और भेदक दृष्टि डालते हुए वो बोली, आप मेरे कमरे में बिना इजाजत घुस आए। इस गुंडागिरी के बर्ताव के साथ ही आपने मुझ पर बहुत ही कमीने आक्षेप लगाए, परंतु फिर भी। वो 1 मिनट के लिए हिचकिचाई, मानो क्या कहना चाहती है इसका निर्णय कर रही हो। परंतु फिर भी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुझे विश्वास है कि कोई गलती जरूर हो रही है। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, पर गुडविन ने उसकी बाहों को छूकर उसे रोक लिया। हम पहले बता चुके हैं कि सड़क पर लड़कियां उसे मुड़कर देखा करती थीं। वो पूर्ण पुरुष था, लंबा चौड़ा सुंदर और सुहावनी सीमा तक जंगली, और वो थी रूप गर्विता माननी, भावना के अनुसार तेज या निस्तेज। ये तो मैं नहीं जानता कि हव्वा गोरी थी या श्यामा, परंतु इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके जैसी औरत यदि वहिश्त के उस बगीचे में खड़ी होती तो मियाँ आदम ने सेब जरूर खा लिया होता।
इस नारी के रूप में गुडविन की तकदीर सामने खड़ी थी, पर उसे इस बात का होश नहीं था। परंतु होने की पूर्व सूचना के समान उसको सामने देखते ही अफवाहों में चित्रित किए गए रमणी के उस पहलू ने उसका मन कड़वाहट से भर दिया। वो आवेश में आकर बोला, अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मैं उस आदमी को कोई दोष नहीं दे सकता जिसे अपना देश, अपना स्वाभिमान, यहां तक कि गबन किए हुए रुपयों के रूप में मिलने वाला क्षणिक संतोष भी त्यागना पड़े। मेरी दृष्टि में तो आप दोषी हैं। भगवान की कसम, मैं अब समझ सकता हूं कि उस बेचारे की ये दुर्दशा कैसे हुई। मुझे तो उस पर दया आती है। उन देश निष्कासित आवारों के साथ जगह जगह की धूल फांकती हुई तुम्हारे जैसी अप्सराएं ही मनुष्य को अपना धर्म बेचकर पतन की ओर अग्रसर। जैसे उसकी बातों से ऊब गई हो, उसे बीच ही में रोककर महिला बोली, अपना भाषण चालू रखने की जरूरत नहीं। तुम क्या कह रहे हो मैं कुछ नहीं समझती, और कहाँ तुम्हारी गलती हो रही है ये भी नहीं जानती। परंतु यदि उस सूटकेस की चीजों को दिखा देने से ही तुमसे पिंड छूट सकता है तो उसमें 1 मिनट की भी देर नहीं होगी। बिना आवाज किए जल्दी से बराबर के कमरे में चली गई। कुछ ही क्षणों बाद उस भारी सूटकेस को उठाकर बाहर आई और घृणापूर्ण सहनशीलता के भाव से उसे अमेरिकन के हाथ में थमा दिया। गुडविन ने सूटकेस को टेबल पर रखकर उसके पट्टे खोले। पास ही खड़ी वो रमणी अत्यधिक तिरस्कार और थकावट की मुद्रा से उसकी ओर घूरती रही। गुडविन ने सूटकेस को पूरा खोलकर 2-4 पहनने के कपड़े बाहर फेंके। कपड़ों के नीचे बड़ी कीमत के अमेरिकन मुद्रा के नोटों के बंडल ठसाठस भरे थे। बंडलों के ऊपर बंधे हुए कागजों पर जो संख्याएं लिखी हुई थीं, उनसे अंदाजा किया जा सकता था कि पूरी रकम $1,00,000 से कम नहीं होगी। गुडविन ने महिला के मुंह पर एक उड़ती हुई नजर डाली और उसे ये देखकर विस्मयजनित आनंद हुआ कि उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसकी आंखें फटी हुई थीं, सांस फूली हुई, और टेबल के कोने को जोर से थामे वो अपने आप को मुश्किल से संभाल पा रही थी। निष्कर्ष ये निकला कि उसके साथी ने सरकारी खजाने से जो गबन किया है उसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। कुछ चिढ़कर गुडविन ने अपने आप से पूछा कि उसके ऊपर ऐसा कौन सा जादू चल गया जिससे वो इस लंपट नाचने वाली को उतना बुरा नहीं मान पाया जितना अफवाह उसे चित्रित करती है। बराबर के कमरे से आई एक आवाज ने उन दोनों को चौंका दिया। दरवाजा खुला और एक लंबे सांवले अभी अभी हजामत किए हुए आदमी ने तेजी से प्रवेश किया। प्रेसिडेंट मिराफ्लोर के चित्रों में उसे एक घनी दाढ़ी मूछों वाला व्यक्ति दिखाया जाता था, परंतु स्टेबन नाई के समाचार ने गुडविन को इस फक के लिए तैयार कर दिया था। आगंतुक की आंखें नींद से भरी हुई थीं और कमरे की तेज रोशनी से चकाचौंध होकर वो कुछ लड़खड़ाया। उसने गुडविन की ओर व्याकुलता से देखते हुए सुंदर भाषा में पूछा, ये क्या हो रहा है? डकैती? गुडविन बोला, करीब करीब, पर मेरा अंदाज है कि मैं उसे रोक सकूंगा। ये धन जिन लोगों की संपत्ति है, मैं उनका प्रतिनिधि हूं और इसे उन्हीं को लौटा देने को आया हूं। इतना कहते हुए उसने अपने ढीले ढाले कोट की जेब में हाथ डाला। आगंतुक का हाथ भी जल्दी से उसकी कमर की ओर गया, परंतु गुडविन धमकाते हुए बोला, पिस्तौल निकालने की कोशिश मत करना। मैंने जेब की पिस्तौल से पहले ही निशाना साध रखा है। वो महिला आगे बढ़ी और अपने हिचकिचाते साथी के कंधे पर हाथ रखती हुई टेबल की ओर उंगली से संकेत करके धीमे स्वर में बोली, मुझे सच सच बताना, ये रुपया कहाँ से आया? आगंतुक ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक गहरा निश्वास छोड़कर उसने अपनी साथिन के ललाट को चूमा और 2 कदम पीछे हटकर दूसरे कमरे में प्रवेश करके दरवाजा बंद कर लिया। उसका इरादा भांपकर गुडविन दरवाजे की ओर झपटा, परंतु दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाते ही पिस्तौल का धमाका सुनाई दिया। अंदर कोई चीज जमीन पर गिरी और उसे एक ओर धकेलती हुई वो महिला बराबर वाले कमरे में भागी। गुडविन ने सोचा कि उस रूपसी का दर्द धन और साथी के नष्ट हो जाने के विषाद से कहीं गहरा होगा, जिससे वो इस तरह उसका हाथ झटक कर भागी। बराबर के उस खून भरे बदनाम कमरे में वो नारी दुनिया की सबसे अधिक करुणामयी, विश्वस्त और धीरज बंधाने वाली शक्ति को सुबक सुबक कर पुकार रही थी, हाय माँ, माँ, माँ। बाहर भगदड़ मच चुकी थी। पहरे पर खड़े हुए उस नाई ने गोली की आवाज सुनते ही शोर मचा दिया और वैसे भी पिस्तौल की आवाज से आधा शहर जाग उठा था। सड़क पर भागते हुए लोगों की पदचाप सुनाई दी और निस्तब्ध वातावरण में सरकारी आदेश गूंजने लगे। गुडविन को अपना कर्तव्य पूरा करना था।
संयोग ने उसे अपने माने हुए देश के खजाने का रक्षक बना दिया था। जल्दी से नोटों को सूटकेस में ठूंस कर उसने उसे बंद किया और खिड़की से बाहर झुककर आंगन में उगे हुए संतरे के एक घने वृक्ष पर फेंक दिया। अपनी आदत के अनुसार कोरालियों के निवासी हर मेहमान को इस दुखपूर्ण पलायन की कहानी का अंत सुनाते हैं। वे आपको बताएंगे कि किस तरह खतरे की सूचना पाते ही कानून के रक्षक वहां दौड़े आए, किस तरह लाल जूते और बास्कट पहने, तलवार लटकाए, बंदूकें संभाले सैनिकों के झुंड वहां जमा हुए, किस तरह उनके अफसर अपनी सुनहरी वर्दियां और तमगे संभालते वहां पहुंचे, किस तरह नंगे पांव पुलिस के सिपाही, जो सबसे अधिक योग्य थे, एकत्र हुए और किस तरह हर किस्म के नागरिकों ने वहां आकर हंगामा मचाया। वे ये भी बताएंगे कि मृत व्यक्ति का चेहरा गोली की चोट से बुरी तरह विक्षत हो गया था, परंतु फिर भी गुडविन और ईस्टबैन नाई ने उस पदच्युत प्रेसिडेंट की पहचान की। दूसरे दिन सुबह दुरुस्त की हुई तार की लाइनों से समाचार आया और राजधानी में प्रेसिडेंट के पलायन की खबर जनता को बताई गई। सान मार्टिनो में क्रांतिकारी दल ने बिना किसी विरोध के राजसत्ता हथिया ली और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली प्रजा ने विजेताओं की जय जयकार करते हुए अभागे मिराफ्लोर्स की यादगार तक का नामो निशान मिटा दिया। वे आपसे इस बात का भी जिक्र करेंगे कि किस तरह नई सरकार के अफसरों ने अंचूरिया का धन भरे हुए उस सूटकेस को ढूंढने के लिए, जिसे फरार प्रेसिडेंट अपने साथ लाए थे, शहर का कोना कोना छान मारा, पर कोई नतीजा नहीं निकला। कोरालियों में गुडविन के नेतृत्व में खोजियों के दल ने शहर के चप्पे चप्पे को उतनी सतर्कता से छाना जैसे कोई स्त्री अपने बालों में कंघी करती है, परंतु खोया हुआ धन नहीं मिला। लोगों ने मृत व्यक्ति को बिना किसी सम्मान के शहर से दूर दलदल को लांघने वाले पुल के पास दफना दिया। आज एक चवन्नी बख्शीश दो तो शहर का कोई भी लड़का उनकी कब्र आपको बता देगा। लोग कहते हैं कि जिसकी झोंपड़ी में प्रेसिडेंट ने उस नाई से हजामत बनवाई थी, उस बुढ़िया ने उनकी कब्र के सिरहाने एक लकड़ी का तख्ता यादगार में लगवा दिया, जिसके ऊपर गरम लोहे से लकड़ी को दाग कर इबारत खोदी गई। आप ये भी सुनेंगे कि श्रीमान गुडविन ने किसी लोह पुरुष की सी शक्ति से श्रीमती इजाबेल गिलवर्ट का उन शोकपूर्ण दिनों में रक्षण किया। उसके पूर्व इतिहास के बारे में उनके मन में जो शंकाएं थीं वे नष्ट हो गईं। उस रूप जीवनी ने भी अपने स्वभाव की चंचलता और अस्थिरता त्याग दी। शीघ्र ही उनका विवाह हो गया और वे सुख से रहने लगे। शहर के बाहर ही छोटी सी पहाड़ी पर उस अमेरिकन ने एक बंगला बनवाया। उसमें देशी लकड़ी पर जो कारीगरी की गई थी वो यदि विदेशों में भिजवाई जा सकती तो वो बेशकीमत मानी जाती। ईंट और शीशे और बांस और खजूर की लकड़ी, इनसे सहायता ली गई सो अलग। बंगले के चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य नंदनवन की याद दिलाने वाला था और उसी से मिलती जुलती शोभा अंदर भी थी। कोलारियों के निवासी जब उस समृद्धि का वर्णन करते तो आश्चर्य से मुंह फाड़े रह जाते। शीशे के समान चमकते हुए फर्श, जिन पर रेशम जैसे मुलायम हाथ से बुने हिंदुस्तानी कालीन बिछे हुए, ऊंचे झाड़ फानूस और सुंदर चित्र, तरह तरह के संगीत वाद्य, पच्चीकारी की हुई दीवारें, वर्णन करने वाले आह भरकर सिर्फ इतना कहते। आप खुद ही सोच लीजिए। परंतु पूरे कोरालियों में आपको ये कोई नहीं बता सकता कि फ्रैंक गुडविन द्वारा संतरे के वृक्ष पर फेंके गए उस खजाने का क्या हुआ। छोड़िए भी इस जिक्र को। मंद बयार में खजूर के वृक्ष लहराते हुए हमें आमोद प्रमोद के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी गिरफ्तारी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।